नमस्कार साथियों, PWOnly की इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की श्रृंखला जो है अब हम लोगों की बढ़ते हुए थीमेटिक टॉपिक पर आ चुका है। इस थीमेटिक टॉपिक के अंतर्गत पहले हम लोग 1707 से 1947 तक आए। उसके बाद थीमेटिक टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को देखा। उसके पश्चात अभी हम लोग जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये देख रहे हैं। तो आज हम लोगों को ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जो विविध उनके लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं, जो भू राजस्व की उनकी नीतियां हैं, उसे देखा जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था? इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो 3 चरण रहते हैं, उन 3 चरणों को देखा गया था। प्रथम चरण जो रहता है वो एरा ऑफ मर्केंटिलिज्म रहता है, वाणिज्यवादी चरण रहता है, जो 1757 से 1813 तक रहता है। भारत की समृद्धि का खुली लूट जो है केवल एक कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन की अन्य कंपनियां इससे ईर्ष्यालु होती हैं और वो अपनी संसद पे दबाव बनाते हैं, भारत में व्यापार करने का अधिकार को भी मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। और यहीं से 1813 का अधिनियम आता है और 1813 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, अपवाद में चाय रहता है, तथा भारत का बाजार सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है। यहीं से द्वितीय चरण की शुरुआत हो गई थी, एरा ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का चरण। 1813 से 1858 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की खुली लूट होती है। सभी कंपनियां आते हैं और सभी कंपनियां आकर के ब्रिटिश शासन की जो नीतियां रहती हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से लूटते हैं। 1857 का विद्रोह और उसके पश्चात 1858 का एक्ट, 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति होती है और यहीं से तृतीय चरण की शुरुआत होता है, जिसे फिनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। इस वित्तीय पूंजीवाद के चरण में, द्वितीय चरण में इतना ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ था कि ब्रिटेन के जो पूंजीपति रहते हैं उनके पास अधिशेष रहता है, सरप्लस मनी रहता है, आवश्यकता से अधिक धन का एकत्रण हुआ था। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है पैसा पैसे को कमाता है। उसी के अंतर्गत अब ये क्या करते हैं, जैसे ही भारत का शासन ब्रिटेन के संसद के नेतृत्व में आता है, अब भारत में वित्तीय पूंजीवाद, रेलवे में निवेश करते हैं, सड़क के विकास में निवेश करते हैं, खनन में निवेश करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं, बंदरगाहों के निर्माण और विकास में निवेश करते हैं, और उसमें एश्योर्ड गारंटी रहता है। रेलवे में तो 5% की गारंटी रहता है। अब 5% जो ब्याज दे रहे हैं भाई, निवेश पर अपने पॉकेट से तो ब्रिटेन की संसद दे नहीं रही है, अपने उद्योगपतियों को जो 5% दे रहे हैं वो भारत के निधि से दे रहे हैं। यही सब विभिन्न तरीके के बहाने रहते हैं, विभिन्न मदें रहती हैं, जिससे भारत के धन का बहिर्गमन ब्रिटेन की तरफ। जापान हमारे यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन के लिए उसने निवेश किया हुआ है, भारत सरकार को ऋण दिया हुआ है, वो 0.01% पे है। उस जमाने में जो ब्रिटेन की संसद थी वो 5% अपने उद्योगपतियों को दे रही थी। ऐसा पैसे को आप निवेश कीजिए, इस निवेश पे आपको ब्याज दिया जाएगा, और वो ब्याज कौन सा अपने पॉकेट से देना है, भारत की निधि से देना है, तो 5% तक दिया जा रहा है कि इतना लूट सको उसे लूट लो। इन सारे पहलुओं को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अभी हम लोग कहां पर बढ़ेंगे? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखा जाएगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 3 इनकी नीतियां देखा जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, बहालवाड़ी है। तो चलिए बच्चों, बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन है। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग आज के क्लास श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का मुद्दा क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके अंतर्गत हम लोग कहां पे प्रभाव देखेंगे? इसके अंतर्गत हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत जो इनके विविध भू राजस्व का मॉडल है, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था है, उसे देखा जाएगा। देन आफ्टर रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसे देखा जाएगा। देन आफ्टर जो है महालवाड़ी बंदोबस्त को, व्यवस्था को देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे? तो इसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आएंगे, विऔद्योगीकरण पर, विऔद्योगीकरण पर आएंगे। इसके पश्चात अगर समय मिल गया तो हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ देखेंगे, धन का निर्गमन देखेंगे। तो चलिए, आज का जो क्लास में होना है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो अब आते हैं भाई
कहां पर? तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पहले आइए, जब हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार दूसरे यूनिट पे हम लोग थे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो वहां पर मैंने एक मैप बनाया था, शायद अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ऐसे करके मैप बनाया गया था। और कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था। क्या था? भारत है, चीन है, मध्य एशिया है, आसियान देश है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, और यहां पर लैटिन अमेरिका है। उसी समय पे कुछ हम लोगों ने ये भी बातचीत किया था, उसी समय पे हम लोगों ने कुछ ये भी बातचीत किया हुआ था कि परंपरागत महाशक्तियां रहती हैं। कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है। यूरोप की जो ये महाशक्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं? इन्होंने ही लगभग संपूर्ण दुनिया पर क्या किया था? संपूर्ण विश्व पर इन्होंने ही अपना साम्राज्य विस्तार किया हुआ था, अपना साम्राज्य विस्तार किया हुआ था। ये क्या था भाई? तो ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद था। दिस वॉज द समथिंग द सिनेरियो ऑफ द इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अब भाई ऐसा थोड़ी था कि बस केवल भारत पे कब्जा किए हुए थे, संपूर्ण दुनिया पे कब्जा किए हुए थे। भारत पर जब ये अपने साम्राज्य विस्तार के शुरुआती चरण में थे, तब तो अमेरिका क्या हो गया था? तब तो अमेरिका अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। तो इनका एक ही उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद और जो ये उपनिवेशवाद आप देख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है भाई? इस साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या रहता है? हमारे यहां पर लाला लाजपत राय थे, लाल, बाल और पाल थे भाई ना। लाला लाजपत राय ने कहा था कि पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं, पूंजीवाद के दो बेटे हैं, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद। इनका मूल उद्देश्य ही क्या था? इनका मूल उद्देश्य ही था अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना, टू गेन मोर एंड मोर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये खेल ही क्यों शुरू हुआ था? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, यूरोप ने पूरी दुनिया पे कब्जा करने का जो खेल खेला, उसके पीछे मूल में क्या था भाई? अगर पिछले क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया हुआ था कि यूरोप तो बहुत ज्यादा गया गुजरा था, 500 वर्षों तक उसने अंधकार का युग देखा था। द टाइम सिनेरियो सिंस 500 AD to 1000 AD, इट इज कंसीडर्ड द डार्क एज ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री। अंधकार युग के बाद फिर तार्किक चिंतन आया यूरोप में। यही तार्किक चिंतन पुनर्जागरण की शुरुआत थी। जहां पे भाई तर्क है वहीं पे विज्ञान होता है। तो इस तार्किक चिंतन से यूरोप में क्या हुआ? इस तार्किक चिंतन से यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ तो दो चीजें हुई, तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन। उस समय मैंने कहा था किचन में एक कलर खिलता है। अंधकार युग के बाद क्या हुआ? तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन परंपरा यूरोप में, इससे दो चीजें हुई, नवीन भौगोलिक खोजे और नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। नवीन वैज्ञानिक आविष्कार ने किसको जन्म दिया? तकनीकी नवोन्मेष को जन्म दिया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को जन्म दिया। और यहीं से यूरोप कहां प्रवेश करता है? वर्णिकवादी चरण में प्रवेश करता है, एरा ऑफ मर्केंटलिज्म में प्रवेश करता है। व्यापार वाणिज्य को, नवीन तकनीकी नवोन्मेष से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिल रहा है। अभी देखे होंगे भाई 10 साल पहले जो है, 12 साल पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद अब 5G है। नए नए जो है टेक्नोलॉजी जब आती है तो क्या है? कौन पैसा कमाता है? कौन सी एप्पल कंपनी का आईफोन 13 प्रो, 14 प्रो, जैसे जैसे नए नए फीचर आते हैं, नए नए तकनीक आती हैं, ये निजी क्षेत्र खूब पैसा कमाते हैं। तो वणिकवाद जब आता है तो जो वणिकवाद से
वणिकवादी वर्ग का उदय हुआ। यही वणिकवादी वर्ग क्या है? पूंजीपति वर्ग है। पूंजीवाद का बच्चों बस एक ही चेहरा, वो अपना और पराया देख के शोषण नहीं किया। जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, भारत का ही शोषण इन अंग्रेजों ने नहीं किया, जितना हमारा किया उससे ज्यादा इन यूरोप वालों ने अपनों का भी शोषण किया। तो पूंजीवाद रहता है, इसी पूंजीवाद में क्या उसका एकमात्र चरित्र है? ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना। छोटे छोटे देश हैं भाई ये यूरोप के, आज भी छोटे छोटे देश हैं। लाभ की संभावना कहां थी? तो लाभ की संभावना जहां पे जनसंख्या ज्यादा थी। गर्म देशों में आज भी जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो मुद्दे की बात क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तकनीकी नवोन्मेष से अब मशीनें आ रही हैं, मशीनें को कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहां पे था? तो इन सारे देशों में था, और इन्हीं सारे देशों में जनसंख्या भी थी, मतलब बाजार भी था। तो क्या होता है, जाते हैं एक व्यापारी कंपनी बनकर। हर देश में ये क्या गए थे? व्यापार करने के लिए गए थे, व्यापारी कंपनी बनकर। परंतु देख के मौका मारा चौका। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां देखते थे, वैसे ही क्या करते थे? उस देश पर कब्जा, मींस की साम्राज्यवाद की शुरुआत करते थे। अब मुद्दे की बात है, ये कब्जा क्यों? यही हमारा टॉपिक है ना, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यही टॉपिक है भाई ना, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। ये कब्जा क्यों करते थे? क्योंकि उस देश के आर्थिक संसाधनों का, उस देश की अर्थव्यवस्था का महत्तम शोषण किया जा सके। जब उस देश पे कब्जा कर लेंगे भाई, तो अपने हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्था का शोषण करेंगे। अर्थव्यवस्था का यही शोषण ही तो हमारा यूनिट है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब शोषण ही हमारा जब यूनिट है भाई, तो कहां हम लोग आधुनिक विश्व तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। भारत आज भी कौन सा देश है? भारत आज भी गांवों का देश है। लगभग 68% आबादी आज भी गांव में रहती है। जो शोषण है उसकी सबसे बड़ी संभावना कहां पे? जब गांव का देश है तो गांव से ही ज्यादा संभावना है भाई, गांव से ही ज्यादा संभावना है। आइए अब यूनिट की हम लोग पूरा विश्व इतिहास से मैंने आपके दिमाग में एक माइंड मेकअप इस यूनिट का कर दिया। आइए अब शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चलिए भाई, तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। अगले 150 वर्षों तक ये क्या रहे भाई? स्थापना 1600 ईस्वी में, अगले 150 वर्षों तक ये क्या रहे? 150 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी की भूमिका में रही, व्यापारी की भूमिका में थे। 1757 ईस्वी में क्या होता है? 1757 ईस्वी में एक युद्ध लड़ते हैं। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध है। प्लासी के युद्ध के साथ ये क्या हो जाते हैं? प्लासी के युद्ध के साथ ये भारत की राजनैतिक शक्ति हो जाते हैं, भारत की राजनैतिक शक्ति हो जाते हैं। अब जैसे ही ये भारत की राजनैतिक शक्ति होते हैं, अभी पूरी कहानी बताई, पूरी दुनिया में यही खेल है। जैसे ही भारत की राजनैतिक शक्ति होते हैं, उद्देश्य क्या हो जाता है? तो उद्देश्य जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटेन के पक्ष में महत्तम लाभ प्राप्त करना था, महत्तम लाभ प्राप्त करना। अब इसी उद्देश्य से ये क्या करते हैं? When they got the political power since 1757 onwards, right now the sole objectives of the British government is to make the maximum exploitation of Indian economy. अब भाई मैंने अभी कहा भारत गांव का देश, भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्तम लाभ ब्रिटेन के पक्ष में प्राप्त करना। भारत क्या है? भारत गांवों का देश है, गांवों का देश। अतः क्या करते हैं? अतः 3 भू राजस्व की नीति लाते हैं। इंडिया इज द
country of village and the farmers. That's why they imposed the three various land revenue policy. तीन जो नीतियां लाते हैं वही हम लोगों को पढ़ना है। वो कौन कौन सी नीतियां हैं तो देखते हैं। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। भू राजस्व नीति कौन कौन सी है तो पहला जो है जमींदारी व्यवस्था है, अगला जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, और अगला जो है वो महालवाड़ी बंदोबस्त है। तो ये क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक से अधिक शोषण हो, इसके लिए तीन भू राजस्व नीतियां भारत के तीन विविध भागों में लाई गई। अब यहां से प्री में भी प्रश्न बनता है, यहां से मेंस में भी प्रश्न बनता है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न, अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं, एक तो लैंडलॉर्ड वाला है, परमानेंट को अस्थायी बंदोबस्त। अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था ऑब्लिग अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इसके प्रभावों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करें। प्री में जो प्रश्न पूछेगा वो स्टेटमेंट बेस्ड बनाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। एट अ सर्टेन एक्सटेंट आपको फैक्चुअल डेटा भी, एट अ सर्टेन एक्सटेंट मैं कह रहा हूं कि कुछ सीमा तक कुछ फैक्चुअल डेटा भी आपको क्लियर रखना है, क्योंकि प्री में वो तीन स्टेटमेंट बनाने वाला जो उनका यूपीएससी का स्टाइल है, वहीं पर आपके वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अस्थायी बंदोबस्त, यहीं पे क्या लेते हैं? जमींदारी व्यवस्था। अब मुद्दे की बात क्या है कि कब शुरू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? कब शुरू किया गया? अगला मुद्दा है किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? अगला मुद्दा है कि मुख्य प्रावधान क्या है? मुख्य प्रावधान क्या है? अगला मुद्दा है अंग्रेजों के लिए सकारात्मक प्रभाव क्या था? अस्थायी बंदोबस्त लाए भाई, तो अंग्रेजों के लिए इसके कुछ सकारात्मक महत्व रहे होंगे। और अगला मुद्दा है कि भारतीयों के दृष्टिकोण से नकारात्मक पक्ष क्या रहता है? नकारात्मक पक्ष जो है वो क्या रहता है? ये पूरा अस्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसकी रूपरेखा है। कब शुरू किया गया भाई? तो 1793 ईस्वी में शुरू किया गया। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के द्वारा इसे लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? एक मैंने आप लोग को कहावत सुनाया था, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसका क्या तात्पर्य है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम सिनेरियो ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। जब अमेरिका की क्रांति हुई थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका का गवर्नर जनरल था। वहां से बेआबरू होकर के निकले थे। अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो इन्हें भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। इनके मन में यह बात थी कि जब जब अमेरिका का इतिहास पढ़ा जाएगा
तब ये बात याद रखा जाएगा कि हमारे समय में मींस की कार्नवालिस के समय में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अब भाई वहां से बेआबरू होकर निकले तो भारत में कुछ ऐसा करना चाहते थे कि फिर से ब्रिटेन में इनकी वाहवाही होने लगे। तो जब कंपनी को कुछ सकारात्मक लाभ देंगे तभी तो वाहवाही होगा भाई ना कि ये भारत में आया, इसने बहुत कुछ अच्छा किया। किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, गवर्नर जनरल रहते हैं। कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? अगला प्रश्न है कहां से शुरू किया गया? द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? अगला प्रश्न प्री का तो बनता है भाई ना कि कहां पे इसे लागू किया, पूरे भारत में था? नहीं। तो यह व्यवस्था कहां पर था? तो यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में केवल बनारस में, यूपी के बनारस में लागू हुआ। कहां पर इसे लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस। अगला बच्चों प्री में प्रश्न पूछता है कि दिस रीजन वॉज द इक्विवेलेंट टू द हाउ मच ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत के कितने भाग पर यह व्यवस्था लागू हुआ? तो यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू हुआ था। यह सब प्री में पूछा गया प्रश्न है। 2011 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 2011 से पहले यूपीएससी के प्री में ऑप्शनल हुआ करता था। आपका जो ऑप्शनल है उससे आपको अपीयर होना पड़ता था उस विषय से। मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो प्री के में 2 पेपर होता था, एक पेपर ऑप्शनल का होता था, एक पेपर जीएस का होता था। उसी जीएस में मैथ रीजनिंग, जीएस में 150 प्रश्न होता था जिसमें 25-30 प्रश्न मैथ रीजनिंग और सामान्य अभियोग्यता का पूछ लेते थे। तो 120 प्रश्न वो किससे पूछते थे? 120 प्रश्न वो ऑप्शनल से पूछते थे। ये सारे प्रश्न जो है यूपीएससी के प्री में ही पूछे गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि मुख्य प्रावधान क्या था अस्थायी बंदोबस्त का। मुख्य प्रावधान क्या था? मुख्य प्रावधान क्या था? तो मुख्य प्रावधान जो है, तो पहला प्रावधान तो हो गया भाई ना कि ब्रिटिश भारत को 19% हिस्से पे इसे लागू किया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या था? तो इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। द लैंडलॉर्ड कम्युनिटी दे वेयर द मीडिएटर ग्रुप्स इन दिस सिस्टम। मध्यस्थ की भूमिका में क्या था भाई? तो जमींदार वर्ग भू राजस्व की वसूली के उत्तरदायित्व का निर्वहन करता था। बदले में 1/11 भाग उपज की राशि का वह प्राप्त करता था। कितना? वसूली के बदले में कुल जो भू राजस्व था उस भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। अर्थात क्या है भाई? तो अर्थात 10/11 जो है, 10/11 भाग जो है वह कंपनी के खजाने में जाता था। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लोगों को पता होगा, जितना भू राजस्व वसूला जाता था उसका 1/11वां हिस्सा जमींदार वर्ग को दे दिया जाता था। 10/11 हिस्सा कंपनी के खजाने में जाता था। इस व्यवस्था में क्या था? इस व्यवस्था में भू राजस्व या भूमि पर कर लीजिए, भूमि पर जमींदार वर्ग का वंशानुगत अधिकार सुनिश्चित किया गया। वंशानुगत अधिकार सुनिश्चित किया गया मींस कि जिस जमींदार को जो क्षेत्र मिल गया वो उस पर वसूली का जो दायित्व है, मतलब वो हटाया नहीं जाएगा, वो उस पर वंशानुगत अधिकार है। इसी के साथ कान खोल के सुनिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसी के साथ एक अन्य प्रावधान था, वो क्या था भाई? तो वो सूर्यास्त अधिनियम था।
सूर्यास्त अधिनियम था। इसे क्या कहते थे? इसे सनसेट क्लॉज कहा जाता था। सूर्यास्त का अधिनियम क्या है? सनसेट क्लॉज है। सूर्यास्त का अधिनियम क्या है? ऑल्दो दे हैड द हेरिडेटरिकल राइट्स, जमींदार वर्ग को वंशानुगत अधिकार दे दिया गया था। अब ध्यान से समझिएगा, अब जमींदार वर्ग को क्या था? एक निश्चित तारीख तक, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का 2023 चल रहा है, जमींदार वर्ग से कहा जाता था कि भाई जो क्षेत्र आपको दिया गया है भू राजस्व वसूली का, आप वसूली करते रहिए। हमारे खजाने में वो राशि, मान लीजिए मैं एक डेट मुकर्रर कर रहा हूं, एक डेट में आपको ऐसे ही मतलब मान लीजिए 31 दिसंबर की वो तारीख तय कर दिए, 31 दिसंबर की वो तारीख तय कर दिए। अब 31 दिसंबर के सूर्य के अस्त होने से पहले अगर वह जमींदार अपने क्षेत्र का भू राजस्व का वसूला हुआ राशि नहीं जमा किया तो क्या होता था? उसकी जमींदारी, जो वंशानुगत अधिकार था, वो समाप्त हो जाता था और उसकी जमींदारी को जब्त कर लिया जाता था। क्यों जब्त कर लिया जाता था? कि भाई आपको फला क्षेत्र दिया गया था कि आप इस तारीख के सूर्य के अस्त होने तक वो राशि वसूल करके हमारे खजाने में जमा करा दीजिए। आप कराने में विफल रहे, आपका वंशानुगत अधिकार समाप्त कर लिया गया। अब उस क्षेत्र की नीलामी किया जाता, जैसे आईपीएल में नीलामी होता है ना, उस क्षेत्र की नीलामी किया जाता था। जो जमींदार ज्यादा बोली लगाता था, उस जमींदार को तो हटा दिया गया भाई, जो ज्यादा बोली लगाता था, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले जमींदार को वो क्षेत्र दे दिया जाता था। मान लीजिए जमींदार 1 करोड़ बोली लगाया कि इस क्षेत्र का जमींदारी हमको दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे लेना देना नहीं था कि 1 करोड़ यहां से वसूली होगा कि नहीं होगा, उसको नीलामी था, जो ज्यादा बोली लगाएगा मैं उसको दूंगा। अब 1 करोड़ वाले को दे दिए कि भाई आप 1 करोड़ मान लीजिए हमें दीजिएगा, कब तक? 31 दिसंबर के सूर्य के अस्त होने के पहले तक। अगर वो जमींदार मान लीजिए 10 साल तक लगातार वो जमा करता रहा, 11वें साल में वो विफल हो गया, वो नियत तारीख के सूर्य के अस्त होने तक वो नहीं दे पाया, उसकी जमींदारी 11वें साल में जब्त हो गई। अब उस क्षेत्र की नीलामी होगा। अब नए नए जमींदार, मान लीजिए कोई 1.25 करोड़ का दिया, कोई 1.5 करोड़ का दिया, तो 1.5 करोड़ वाले को फिर से वो क्षेत्र दे दिया गया और उस जमींदार को जो 1.5 करोड़ की बोली लगाया उसे वंशानुगत दे दिया गया, पूरा जीवन तुम वसूल हो गया। अगर वो भी फेल हो गया सूर्यास्त अधिनियम का पालन करने पे, तो फिर से जब्त होता था, फिर से नीलामी होती थी। तो चलिए भाई, ये क्या है? ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है। अब हम लोग आते हैं, ये इसके मुख्य प्रावधान है। अब हम लोग आते हैं अंग्रेजों के लिए इसका सकारात्मक प्रभाव क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से जमींदारी बंदोबस्त का सकारात्मक प्रभाव। What was the positive impact of the permanent settlement system in context to the East India Company? यही प्रश्न था भाई ना, जो प्रश्न मैंने दिया है वो यही है ना, अंग्रेजों की अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधानों पर मुख्य प्रावधान चर्चा हो गया। मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करें। तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से सकारात्मक प्रभाव क्या है? अंग्रेजों के दृष्टिकोण से सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो पहला जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, जो है आय के स्रोत की प्राप्ति सुनिश्चित हुआ। जो कहा जाता है ना, भाड़ में गई दुनिया, सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा क्रेज क्यों है भाई? इसलिए है कि कोरोना है, कि महंगाई है, कि हमास इजराइल शेयर मार्केट गिर रहा है। सरकारी नौकरी में एक बार हो गए तो फिक्स जो है एक तनख्वाह तो सुनिश्चित है, हर साल इंक्रीमेंट होना है, हर साल महंगाई भत्ता मिलना है, बढ़ना है। वही हाल यहां पर था कि नाम ही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, मतलब एक निश्चित आय की जो है, फिक्स का मतलब हिंदी में क्या होगा? फिक्स का हिंदी में मतलब निश्चित होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित आय के स्रोत की प्राप्ति निश्चित हो गया, उनके लिए सकारात्मक है। अगला प्रभाव सकारात्मक क्या है? कि भारत के शक्तिशाली जमींदार वर्ग की स्वामी भक्ति ब्रिटिश शासन को मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था से जो भारत का सबसे शक्तिशाली वर्ग है, उसकी स्वामी भक्ति
ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हो गई भाई, वही भू राजस्व की वसूली कर रहा है। अगला जो है सकारात्मक प्रभाव क्या है भाई, कि अंग्रेजों को बिना किसी उत्तरदायित्व के 10/11 भाग का लाभ हमेशा के लिए सुनिश्चित हुआ। अंग्रेजों को 10/11 भाई कोई लाइबिलिटी नहीं है, जो भी लाइबिलिटी है वो लैंडलॉर्ड कम्युनिटी की है, जमींदार वर्ग की है। अगला उनके लिए सकारात्मक लाभ क्या है भाई, अगला जो सकारात्मक लाभ है कि सारी चुनौतियां इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग के पास ही रखा गया। जमींदारों के पास क्या होता था, अगर आप सोचिए तो जमींदार भाई गांव में होते थे, घोड़े से आते थे, उनके साथ उनके लठायत होते थे भाई, वो गांव के पावरफुल व्यक्ति होते थे। जो शक्तिशाली वर्ग है, अब क्या है, शोषण भारत के, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, शोषण भारत के किसानों का कर रहे हैं, भारत के किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो वो सारा किसके माध्यम से करवाया जा रहा है, तो बीच में कौन है, बीच में भारत का ये शक्तिशाली वर्ग है। अब किसान मना कर रहा है, किसान जो भी रोना रो रहा है या किसान विद्रोह कर रहा है, वो सारा आप झेलिए, मतलब कौन, जमींदार वर्ग झेलेगा। तो अंग्रेजों को तो जो कहा जाता है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, 10/11 तो मिल रहा है, सारा जो चुनौती है वो किसके हिस्से में गया, जमींदार वर्ग के हिस्से में गया। अब जमींदार वर्ग को कोई किसान मान लीजिए संगठित होकर विद्रोह कर रहे हैं, तो जमींदार वर्ग को ये उकसा रहे हैं, उनको पुलिस मदद भी दे रहे हैं, मतलब एक रक्षक वर्ग भारत में अपने शासन की सुरक्षा के लिए, जो भारत का ही सबसे मजबूत वर्ग है, उसको रक्षक के रूप में खड़ा कर दिए। अब भाई आते हैं कि इस व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव क्या था, व्हाट वाज द नेगेटिव इंपैक्ट। नकारात्मक प्रभाव क्या था, नकारात्मक प्रभाव क्या था, तो पहला नकारात्मक प्रभाव, उच्च भू राजस्व दर से भारतीय किसानों का शोषण किया गया। अगला नकारात्मक प्रभाव है, जमींदार वर्ग हमेशा के लिए ब्रिटिश शासन के प्रति ही समर्पित रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो जमींदार वर्ग क्या है, जमींदार वर्ग तब अलग रहा। अगला क्या है भाई, अगला इस व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो सूर्यास्त के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आय के स्रोत में वृद्धि का वैकल्पिक मार्ग सुरक्षित रखा। ये इसके क्या है, ये इसके जो है नकारात्मक प्रभाव है। चलिए भाई, तो अस्थायी बंदोबस्त समाप्त हुआ। फटाफट मुझे बताइए कि क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, कहीं पे कोई पहलू अगर अनसुलझा रह गया उसे भी बताइए। अब हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरफ बढ़ेंगे, तो फटाफट जो है अस्थायी बंदोबस्त में मामला सही है कि नहीं ये बताइए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए भाई, अब हम लोग कहां पर आते हैं, अब हम लोग जो है एक प्रश्न यहां से रिलेटेड और कर लीजिए, एक प्रश्न और कर लीजिए। प्रश्न है, सूर्यास्त के अधिनियम पर लघु निबंध लिखें। डेढ़ 100 शब्द में इसे लिखना है, मतलब एक पेज में इसे आपको लिखना है।
सनसेट क्लॉज, उसके मुख्य प्रावधान बताने हैं। मुख्य प्रावधान के बाद अंग्रेजों के दृष्टिकोण से इसके सकारात्मक पक्ष क्या थे, भारतीयों के दृष्टिकोण से इसके नकारात्मक पक्ष क्या थे। एक प्रश्न और कीजिए, जो अगला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो एक प्रश्न और लिखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में शुरू किया गया तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे तथा इस व्यवस्था का भारत के कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका मूल्यांकन करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में शुरू किया गया तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। यह व्यवस्था भारत के कृषि अर्थव्यवस्था, इस व्यवस्था ने होगा भाई, व्यवस्था ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला उसका मूल्यांकन करें। स्पिरिट कुछ ऐसा ही प्रश्न का होता है, और मैं कभी रटाया प्रश्न नहीं देता हूं। रैंडमली एक प्रश्न फ्रेम किया जाता है, पूर्व वर्ष के प्रश्न लगभग रनिंग मेमोरी में होता है। तो आइए भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। व्यवस्था कुछ वही कह सकते हैं कि फॉर्मूला होगा। कब शुरू किया गया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1820 में शुरू किया गया, वर्ष 1820 ईस्वी में। अगले मुद्दे की बात है भाई, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टॉमस मुनरो हैं और कैप्टन रीड है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, कान खोल के सुनिएगा, आपको किताब में दो डेटा मिलेगा। प्रायोगिक तौर पर 1892 ईस्वी में, मींस की जो जमींदारी व्यवस्था के एक वर्ष पहले, प्रायोगिक तौर पर इसे 1892 ईस्वी में शुरू किया गया। कहां से? मद्रास के 12 महल से। जब यह व्यवस्था सफल हुआ तो इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू करते हुए शुरू किया गया। आगे चल करके इसे पूरे बंबई प्रेसिडेंसी में भी ये लागू होता है, इसका मतलब पूरे दक्कन क्षेत्र में ये लागू हो जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये कहां से लागू किया, किसके द्वारा, कहां से शुरू हुआ? तो अभी मैंने बताया भाई, मद्रास के 12 महल से शुरू हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया है, भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? तो यह व्यवस्था आगे चल करके संपूर्ण दक्कन क्षेत्र मींस भाई, उस जमाने में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी। और ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पे था? तो ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे था। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? तो ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर था। दिस सिस्टम वाज प्रिवलेंट ऑन द 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। 51% पे ये है, 19% पे जमींदारी व्यवस्था था, मतलब 70% पे ये दो हो गया। तीसरा वाला पता चल गया आपको कि महालवाड़ी 30% पे था। अर्थात सबसे ज्यादा हिस्से पर कौन सी व्यवस्था थी? सबसे ज्यादा हिस्से पर यही व्यवस्था प्रचलित थी। चलिए आगे देखते हैं, इस व्यवस्था का मुख्य प्रावधान क्या था? तो पहला मुख्य प्रावधान क्या हो जाता है भाई? इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, वहां पे जमींदार मध्यस्थ होता था। इस व्यवस्था का प्रमुख प्रावधान क्या है कि इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग की तरह कोई भी मध्यस्थ वर्ग नहीं था। There were no any intermediary groups in this system। अलग अलग परसेंटेज रखने का क्या कारण था? प्रशासन में जब आप लोग आएंगे
तो आप लोग समझेंगे किसी एक ही व्यवस्था पर निर्भरता नहीं रखा जाता है। हर व्यवस्था के अपने कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, तो हर व्यवस्था के कुछ उसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। जैसे भाई प्रशासन में आएंगे तो बोर्ड और ब्यूरो है। आपका यूपीएससी बोर्ड होता है, यूपीएससी बोर्ड में एक से ज्यादा लोग बैठते हैं। परंतु आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस बोर्ड नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ब्यूरो सिस्टम में किसी व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर एक व्यक्ति होता है। रेलवे बोर्ड होता है, रेलवे का प्रमुख कोई एक व्यक्ति नहीं होता, रेलवे बोर्ड है। दोनों के अपने सकारात्मक पक्ष हैं, दोनों के अपने नकारात्मक पक्ष हैं, इसीलिए किसी एक व्यवस्था पर निर्भर न रह करके प्रशासन में विविध व्यवस्थाओं को रखा जाता है। भारत में प्रशासन की संरचना में देखेंगे लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट फिंगर्स होता है। दूसरा जो व्यवस्था है शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग फिंगर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य प्रावधान क्या है? इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग की तरह कोई भी मध्यस्थ वर्ग नहीं था। अगला क्या था? तो अगला जो है इस व्यवस्था में भू राजस्व अनुबंध प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ किया गया था। किसानों के साथ किया गया था। इस व्यवस्था का अगला मुख्य प्रावधान क्या है? तो अगला मुख्य प्रावधान जो है किसान वर्ग ही भूमि के वास्तविक स्वामी थे। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार वर्ग भूमि का वास्तविक स्वामी था। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार वर्ग जो था वो भूमि का वास्तविक स्वामी था। और किसान बेचारे का अपना खेत है, लेकिन वो क्या हो गया? वो जोतदार की हैसियत में आ गया। परंतु इस व्यवस्था में किसान ही क्या है? किसान ही उसका वास्तविक स्वामी है। अगला क्या है? भू राजस्व की सबसे ज्यादा दर इसी व्यवस्था में थी। भू राजस्व दर सबसे ज्यादा 50% से लेकर के 2/3 इस व्यवस्था में आधा से मतलब कुल उपज का 50% से लेकर के 67% तक इस व्यवस्था में रखा गया था। समय समय पर एक लंबे समय तक ये व्यवस्था रहती है, तो समय समय पर अप एंड डाउन करता था। मोटी मोटा कितना है? 50% से लेकर 2/3 तक। क्लियर है भाई? चलिए तो अब क्या है? मुद्दे की बात यह है कि दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था क्यों नहीं लाया गया? अगला मुद्दा यह है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में यहां पर जमींदारी बंदोबस्त क्यों नहीं लाया गया भाई? क्यों नहीं लाया गया? अरे एक मन में प्रश्न बन सकता है भाई ना कि जब जमींदार वर्ग भारत का सबसे शक्तिशाली वर्ग है, जमींदार वर्ग ब्रिटिश शासन का रक्षक वर्ग है, जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश शासन के ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, लाजमी है कि इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों नहीं लाया गया? तो दक्षिण भारत में अब ये थोड़ा सा कठिन मुद्दा हो जाएगा। सिंपल में मैं आपको एक लाइन में समझा देना चाहता हूं। पल्ले पड़ गया तो ठीक है, नहीं पड़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। असल में जब मध्यकालीन भारत आप करेंगे, जब आप मध्यकालीन भारत करेंगे तो क्या देखेंगे भाई? मध्यकालीन भारत जब आप करेंगे तो जो भी बाह्य आक्रमण हुआ वो उत्तर पश्चिम भारत से हुआ, और उत्तर भारत में क्या हुआ? उत्तर भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुआ। मुस्लिम शासक जो है या मुस्लिम वर्ग जो मध्यकाल में था, अरे भाई एक धर्म जो है बाहर से अगर आया हुआ है तो दूर दराज के गांव में जाकर तो रहेंगे नहीं। तो नवीन शासक वर्ग और उसका प्रशासनिक महकमा शहरों में रहने का अभ्यस्त था। इनके व्यवस्था में क्या चल रहा था? इनके व्यवस्था में दक्षिण भारत में पहली बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द मिडाइवल इंडिया हु लेड द मिलिट्री एक्सपेडिशन ओवर साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में उसने अभियान किया तो किसकी नीति अपनाया भाई? दक्षिण भारत में सारे हिंदू शासक थे, चाहे वो देवगिरी के यादव रहे हो, चाहे वो वारंगल के काकती रहे हो, चाहे वो द्वार समुद्र के होयसल रहे हो, चाहे वो मथुरा के पांड्य रहे हो। मध्यकाल जब आप पढ़ेंगे तो अभी आप लोगों के मन में अलाउद्दीन खिलजी के प्रति कुछ नकारात्मक वो होगा, तो सुनी सुनाई बातें हैं। वो बहुत ही दूरदर्शी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी
He was the one of the most visionary king of the medieval age. उसकी तुलना उसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत को जीता था। प्राचीन काल में एक यूनिट आप लोग समुद्रगुप्त वंश है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त है, चारों दिशाओं को जीते थे। समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत को जीतता है तो वो ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाता है। दक्षिण भारत को जीतता है, ग्रहण किया, फिर मोक्ष कर दिया, मतलब उनको स्वतंत्र कर दिया। उनसे कहा कि आप हमें क्या करेंगे, आप हमें हमेशा नजराना, नजराना मतलब आर्थिक लाभ, उपहार भेजेंगे। इस दिन ये नजराना भेजना बंद करेंगे, उसी दिन फिर से आऊंगा, ग्रहण मोक्षा, भाई जीत लिया था, आपको मोक्ष में तो स्वतंत्र कर दिया, फिर से आऊंगा, नु ग्रहण कर लूंगा, फिर से जीत लूंगा। बच्चों, भारत के इतिहास में अगले 1500 वर्षों तक जो समुद्रगुप्त के नक्शे कदम पर चला वो सफल हुआ। दक्षिण भारत के संदर्भ में जो समुद्रगुप्त को झुठलाने का प्रयास किया उसकी कब्र दक्षिण भारत में खुद गई। अलाउद्दीन खिलजी के 9 साल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत को जीतते हैं और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिए। राजधानी को दिल्ली और दौलताबाद, दक्षिण भारत में दौलताबाद लाए। हिंदू शासक उनके बस में हुए नहीं। भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 36 विद्रोह हुए थे। 1333 में मदुरा स्वतंत्र हो गया, 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो गया, 1347 में बहमनी स्वतंत्र हो गया। बाद में औरंगजेब आए, औरंगजेब भी आकर के दक्षिण भारत में ही फंस गए। वो प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाते हैं, दक्षिण भारत हमारा हिस्सा होगा। पहले मराठों से उलझते हैं, फिर बीजापुर से उलझते हैं, फिर गोलकुंडा से उलझते हैं। इसी दक्षिण भारत में औरंगाबाद में ही उनकी कब्र है। इसी दक्षिण भारत के औरंगाबाद में उनकी कब्र है। मुस्लिम शासन में उत्तर भारत में ही इनका ज्यादा प्रभाव था और भू राजस्व संग्रहण की एक सामंती व्यवस्था को ये फॉलो करते थे, एक फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर को ये फॉलो करते थे। भारत के ही ये रहते थे शहरों में, भाई भारत के स्थानीय लोगों से भू राजस्व अधिग्रहण करवाते थे। तो यहां पर क्या थे, यहां पर उत्तर भारत में जमींदार वर्ग थे, परंतु दक्षिण भारत कभी भी किसी भी उत्तर भारत की इस्लामिक शासन के कब्जे में ज्यादा दिन रहा नहीं। इक्का दुक्का अगर आए तो कुछ समय के लिए आए और फिर उसके बाद टाइम फिक्स हो गए। तो दक्षिण भारत में आप क्या देखेंगे, दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग अनुपस्थित था। दक्षिण भारत में जो परंपरागत जमींदार वर्ग है, एक शब्द मैं जोड़ देता हूं, परंपरागत जमींदार वर्ग अनुपस्थित था। There was the lack of the presence of the traditional landlord community in the South India. That's why this was the compulsion to impose the rayatwadi system in South India. जमींदार वर्ग था ही नहीं तो यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था लाएंगे कैसे भाई? और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बता दिया। ये जो मैं अभी बताया ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अभी बताया बच्चों जो है दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था क्यों नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए, तो ये क्या है, ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो दक्षिण भारत में हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये क्या है भाई, ये जो है जमींदार वर्ग नहीं था इसलिए यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। हाँ, मुख्य प्रावधान हो ही गया। अब आते हैं हम लोग इसके सकारात्मक पक्ष क्या थे। सकारात्मक पक्ष क्या थे, सकारात्मक पक्ष क्या थे? 3-4 सकारात्मक पक्ष फटाफट लिख लीजिए। सकारात्मक पक्ष जो है 3-4 सकारात्मक पक्ष है, लिख लीजिए। लिखिए, पहला लिखिए इस व्यवस्था में, पहला लिखिए इस व्यवस्था में कोई मध्यस्थ वर्ग नहीं था। इस व्यवस्था में कोई मध्यस्थ वर्ग नहीं था, अतः सारा लाभ किसे प्राप्त हुआ? अतः सारा लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। अतः भू राजस्व का सारा लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, इस व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त की तरह भू राजस्व की दर, इस व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त की तरह भू राजस्व की दर हमेशा के लिए निश्चित नहीं था, हमेशा के लिए निश्चित नहीं था, तथा एक आवधिक अंतराल पर भू राजस्व की दर में वृद्धि का प्रावधान, एक रेगुलर इंटरवल इसे कहा जाता है, एक आवधिक अंतराल पर भू राजस्व में वृद्धि का प्रावधान था।
अगला लिखिए, इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर सबसे अधिक था। इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर सबसे अधिक था तथा ब्रिटिश भारत के सबसे ज्यादा हिस्से पर लागू था। अतः आर्थिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों के लिए सबसे लाभकारी व्यवस्था थी। आर्थिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों के लिए सबसे लाभकारी व्यवस्था थी। हेडिंग दे दीजिए नकारात्मक पक्ष। लिखिए, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि जब तक किसान वर्ग निरंतर भू राजस्व दे रहे थे तब तक वह अपने भूमि के मालिक थे। फुल स्टॉप। भू राजस्व नहीं देने की स्थिति में उनकी भूमि को जब्त कर लिया, उनके भूमि के अधिकार से वंचित कर दिए जाने का प्रावधान था। बैच कोऑर्डिनेटर अगर हो ना तो ये कुछ मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। अगर बैच कोऑर्डिनेटर सुन रहे हैं तो इन लोगों को वार्निंग दे दीजिए। पता नहीं किस मानसिकता के कुछ बच्चे, उनको मुझे लगता है कोई मतलब पढ़ाई से है ही नहीं। न जाने कौन सी बात है ना जो खत्म ही नहीं होती है। लड़की हो लड़का हो, न जाने क्या हो, भाव इसका देखो। अगर बैच कोऑर्डिनेटर सुन रहे हैं तो इनको वार्निंग दे दीजिए और बोलिए कि पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई कीजिए। अगर राम कहानी चलानी है तो इनको ब्लॉक कर दीजिए। अगला बच्चों लिखिए, अगला प्रावधान लिखिए, इस व्यवस्था में भू राजस्व संग्रहण का अधिकार पूर्णतः ब्रिटिश शासन के हाथों में था और इन्होंने भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भू राजस्व संग्रहण में किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी किसी प्रकार की कमी न किया जाना। किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की कमी नहीं किया जाना, इसका एक नकारात्मक पक्ष था। देखिए भाई, बैच कोऑर्डिनेटर एक्टिव हो चुके हैं, उनका मैसेज आप लोग को दिख रहा होगा और सीधे वार्निंग है कि 1-2 दिन के लिए ब्लॉक नहीं होंगे, परमानेंटली ब्लॉक होंगे और अभी तुरंत होंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग पूरा संस्थान आपके लिए समर्पित है। आपके घर में मम्मी पापा को तो लग रहा होगा कि मेरी बिटिया और मेरे बेटा जो है वो कमरे में बैठ करके आईएएस बन रहे हैं। आप 2 घंटा अपना समय बस केवल नहीं कौन सी बात होती है। बैच कोऑर्डिनेटर का अगर नहीं पढ़े तो मैं सुन करके बता दिया कि परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे, 1-2 दिन के लिए नहीं होंगे और इमीडिएटली मतलब अगर नहीं माने तो अभी तुरंत हो जाएंगे। अगला प्रावधान लिखिए, भू राजस्व की दर पूर्णतः ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर आधारित था। भू राजस्व की दर पूर्णतः ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर आधारित था। अगला जो है अभिनव जो है नहीं कम नहीं, ये वाला पॉइंट आप चाहे तो सब में रख सकते हैं। देयर वाज नो एनी समथिंग द प्रोविजन टिल 1879 तक लगभग कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि अकाल आ गया या बाढ़ आ गया तो आपको। डेक्कन टीनेंसी एक्ट 1879 में आया था, वहां से ये प्रावधान आया था। उसके पहले बंगाल टीनेंसी एक्ट था, उस पर देखना होगा मुझे। 1879 के लगभग तक, उसके पहले तक ऐसा प्रावधान नहीं था। उसके बाद में फिर ऐसा प्रावधान आता है। अगला लिखिए भाई, नकारात्मक प्रावधान, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भारतीय किसानों से भू राजस्व के लिए अमानवीय व्यवहार किया गया। जैसे कि किसानों को निर्मम तरीके से या अमानवीय तरीके से पीटना,
उनके पशुओं को भू राजस्व के रूप में छीनना, उनके पशुओं को भू राजस्व के रूप में छीनना, कौमा उनके जमीनों को हड़प लेना, इत्यादि इत्यादि। अंतिम कीजिए, इस व्यवस्था ने भारतीय कृषक वर्ग को दरिद्रता की स्थिति में ला दिया, जिससे ये भयंकर गरीबी के चंगुल में फंस गए, इस वाले पॉइंट को भी आप सभी में दे सकते हैं। आइए भाई अगले पर हम लोग आते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त, इसका भी वही पहलू है, कब 1822 ईस्वी। अगला मुद्दा है इसके द्वारा कब 1822 ईस्वी, किसके द्वारा? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, अगला मुद्दा है भौगोलिक क्षेत्र किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो ब्रिटिश भारत के शेष 30% भाग पर, ब्रिटिश भारत के 19% पे जमींदारी था, 51% पे रैयतवाड़ी था, 51 और 19 70 हो गया, शेष 30% भाग पर यह व्यवस्था। अब शेष 30% भाग कौन सा हुआ भाई? केवल बनारस में ही अस्थायी बंदोबस्त था, तो यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम भारत और संयुक्त प्रांत, मूल रूप से इन क्षेत्रों में जो है ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर इसे लाया गया। अब आते हैं भाई, इस व्यवस्था में मुख्य प्रावधान क्या है? मुख्य प्रावधान है कि गांव या महाल कहा जाता है, नाम ही महालवाड़ी है, महाल ब्रैकेट में मैं गांव कर दे रहा हूं, गांव के मुखिया के साथ अनुबंध किया गया। महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी वो तो भाई पहले मैंने बता दिया था ना कि व्हाइट मैन वर्डन कह रहे हैं कि कैप्टन रीड किसानों के साथ पिता की तरह व्यवहार की बात करते थे। यही तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और थे। आगे भी अभी कहानी अभी आगे बढ़ने दीजिए। इस व्यवस्था में क्या है भाई? इस व्यवस्था में गांव के मुखिया के साथ अनुबंध किया गया, जमींदारी में जमींदार वर्ग था, रैयतवाड़ी में सीधे किसान वर्ग के साथ था। गांव का मुखिया जो परंपरागत विलेज हेडमैन होता था, जैसे मध्यकाल में खुद मुकद्दम चौधरी होते थे, गांव का जो मुखिया होता था उससे क्या किया जाता था? उसे कहा जाता था कि पूरे महाल से, जैसा देश वैसा देश वाली कहावत सुने हैं। एक गांव में विभिन्न किसान वर्ग हैं, विभिन्न किसान वर्ग में कितना रकबा है, कितना खेत है, ये गांव का मुखिया भली भांति जानता है। क्यों? क्योंकि वो उसी गांव का व्यक्ति है। उससे कह दिया गया कि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किस बात की? भू राजस्व वसूलने की। मींस की रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह अब ब्रिटिश प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो किसानों के दरवाजे हर घर के दरवाजे नहीं जाएंगे। वो किसी एक निश्चित दिन जो है गांव के मुखिया के पास आएंगे, दरवाजे पर जाकर के भू राजस्व वसूलने का काम किसका है? महाल के मुखिया का, जो गांव का मुखिया है। जमींदार वर्ग को तो 1/11 भाग दिया गया, क्योंकि वो सरकार का कोई अपना पदाधिकारी नहीं था भाई। इनको बदले में कुछ नहीं दिया गया। महालवाड़ी व्यवस्था में बदले में इनको कुछ नहीं दिया गया। तो चलिए भाई, इस व्यवस्था के भी क्या थे? इस व्यवस्था के भी अपने कुछ नकारात्मक प्रभाव वो थे, प्रावधान थे। तो हेडिंग दे दीजिए, नकारात्मक प्रावधान, नकारात्मक प्रभाव। 2-3 इसके नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक में वही वाले आ जाएंगे। सकारात्मक में जो ऊपर वाले 2 हैं, एक बार पुनः दे दीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार की कोई अपनी जिम्मेदारी, ब्रिटिश प्रशासनिक महकमा की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। भू राजस्व वसूली का सारा दायित्व गांव के मुखिया का था। भू राजस्व पे किसी प्राकृतिक आपदा का प्रभाव न होने से अंग्रेजों के लिए एक निश्चित आय के स्रोत की प्राप्ति हुई, वगैरह वगैरह। अनुबंध में कॉन्ट्रैक्ट होता है। नकारात्मक 2-3 प्रावधान फटाफट लिख लीजिए। ये ऑन एन एवरेज 50% होता था। विजय का प्रश्न है कि कोई निश्चित राशि थी क्या? राशि नहीं होता था,
दोनों रूप में लिया जाता था। आप जिसमें राजी हैं उस रूप में दे दीजिए। अमूमन अनाज के रूप में लिया जाता था। प्राचीन काल से ये परंपरा थी। उपज का इतना भाग या इतना हिस्सा ये कैश में भी लिया जाता था, इन फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स भी लिया जाता था, अनाज के रूप में भी लिया जाता था, नगद के रूप में भी लिया जाता था। औसतन कितना था? तो औसतन उपज का 50% था। अब कान खोल के सुनिएगा, पूरे प्राचीन भारत में, पूरे मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की दर औसतन कितनी थी भाई? कान खोल के सुनना है, 1/3 था। कितना था? 1/3 था। अपवाद में 2 शासक रहते हैं। अपवाद ही होता है। अपवाद में 2 शासक रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने कुल उत्पादन का 50% लिया। बच्चों ये मैक्सिमम है। पूरे प्राचीन और पूरे मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा अपवाद में किसने लिया? 2 शासकों ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनका तो लगभग न्यूनतम है। इनका तो सबसे कम 50% है। अगला 1-2 प्रश्न और तैयार करवा देता हूं। भारतीय इतिहास में सबसे कम भू राजस्व की दर किसने लिया? सबसे कम भू राजस्व की दर सम्राट अशोक ने लिया। सम्राट अशोक का रुम्मनदेई अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? रुम्मनदेई अभिलेख है। कहां से मिला है? नेपाल से मिला है। नेपाल की तराई से मिला है, जहां पर लुम्बिनी, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इस अभिलेख में वो कहते हैं कि कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 भाग कर दिए हैं। 1/6 भाग का मतलब भाई मात्र 17%, और उसको भी कहते हैं कि लुम्बिनी क्षेत्र में 1/8 भाग 12/96, लगभग 12.5%। वो दौर था भाई ना, जो कहा जाता था ना कि भारत सोने की चिड़िया थी और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कर की दर 17% होना भारतीय इतिहास का सबसे कम वो मिलेगा। चलिए भाई, इससे क्या हुआ, थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करके कई सारे प्रश्न आप लोगों को उससे परिचित करवाया। नकारात्मक प्रभाव में 2-3 है, फटाफट लिख लीजिए। तो लिखिए, इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण, इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण, अभी लिख लीजिए, अभी ना फिर बता रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उत्पादकता के आधार पर न होकर, भूमि के उत्पादकता के आधार पर न होकर समस्त महाल के आधार पर किया गया था। समस्त महाल के आधार पर, महाल ब्रैकेट में गांव कर दिया, समस्त महाल या गांव के आधार पर किया गया था। अगला लिखिए, इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को अनावश्यक रूप से, इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को अनावश्यक रूप से अत्यधिक विशेषाधिकार मिल गए थे। अत्यधिक विशेषाधिकार मिल गए थे। गांव के स्तर पे भी वही होता था भाई ना। अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो पहले के जमाने में गांव का मुखिया कोई सवर्ण नहीं होता था, और वही जैसे आज भी सिस्टम में खामियां हैं। तो एक व्यक्ति को अनावश्यक क्या हुआ था? विशेषाधिकार मिल गया था। अगला लिखिए, इस व्यवस्था में स्थानीय पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार गतिविधियों को बढ़ावा मिला। भ्रष्टाचार गतिविधियों को बढ़ावा मिला। चलिए भाई, तो यहां पे आकर के भू राजस्व बंदोबस्त हम लोगों का समाप्त हुआ। प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। समय की बच्चों सीमाएं हैं। जो वी औद्योगिकरण है उसे अभी 8-9 मिनट बच रहा है। 8-9 मिनट में हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक नहीं कर पाएंगे। यहां से बचे हुए समय में अगर कोई शंका है तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। अभिनव, आपका जो प्रश्न था, इसमें पूरा गांव की भूमि जब्त नहीं होता था। गांव का मुखिया जो किसान गांव का होता था, अगर वो नहीं देता था, अभी मैंने कहा ना कि अनावश्यक विशेषाधिकार मिल गया था, तो जो टारगेटिंग था कि जो गांव का आदमी नहीं दे रहा है उसकी भूमि को जब्त किया जाना या स्थानीय पदाधिकारियों को सूचित किया जाना, और गवर्नमेंट उस पर जो है अपना वो लेती थी। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, बताया तो भाई ना। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इतना आपको देना है, ये एक लिखित दस्तावेज था, कॉन्ट्रैक्ट था। तो चलिए बच्चों, कल फिर से हम लोग इस टॉपिक पे लगभग आधा घंटा और चर्चा किया जाएगा। इसके बाद यहीं से क्या होता है, किसानों का शोषण कर रहे हैं तो किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहीं से किसान आंदोलन कल हम लोग शुरू कर देंगे, और वहीं से क्या किया जाएगा, वहीं से उसके बाद मजदूर आंदोलन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया जाएगा, वहीं से मजदूर आंदोलन की शुरुआत शुरू कर दिया जाए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।